वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट मिशन बोर्ड बैच का आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके विज्ञान का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, जिसमें हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। अम्ल क्षार एवं लवण की जो है अवधारणा डिस्कस करना है। अम्ल क्षार एवं लवण की अवधारणा। सेकंड जो टॉपिक है हमको इसमें डिस्कस करना है सूचक के बारे में। किसके बारे में बेटा? सूचक के बारे में कि सूचक क्या है। किन के बारे में डिस्कस करना है? सूचक के बारे में और इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। थर्ड जो पॉइंट है हमको डिस्कस करना है बेटा उदासीनीकरण के बारे में। किसके बारे में? उदासीनीकरण। ठीक है। फोर्थ जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा आयनीकरण। क्या रहेगा? आयनीकरण। ठीक है। एंड जो आपका फिफ्थ टॉपिक रहेगा वो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार रहेगा। क्या रहेगा? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। किसके बारे में? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा पीएच। क्या है बेटा? पीएच एवं इसके महत्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा एसिड रेन या अम्ल वर्षा। क्या है? एसिड रेन या अम्ल वर्षा। ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु है या पॉइंट है, जिसको डिस्कस करने से आपका जो एग्जाम है वो क्या हो जाएगा बेटा? इजिली निकल जाएगा। अम्ल एसिड हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अम्ल हम किसको बोलेंगे बेटा? जिसका क्या हो बेटा? जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। अम्ल किसको बोलेंगे? जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। सेकंड जो पॉइंट है बेटा जिसका पीएच क्या है बेटा? 7 से कम हो। अम्ल क्या है? जो स्वाद में खट्टा हो। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसका पीएच 7 से कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बेटा जलीय विलयन में। क्या विलयन में? अगर अम्ल का हम क्या बना रहे हैं? जल में क्या बना रहे हैं? घोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जल में घोल। तो वो क्या देगा बेटा? H+ आयन देगा। क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन आयन देगा। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ एक ऋणात्मक वियोजन होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा बेटा? एक धनात्मक क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन आयन देगा और साथ ही साथ एक ऋणात्मक वियोजन भी होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना, क्या अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कुछ अम्ल के हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा? एग्जांपल। जैसे आपको पता होगा इमली। क्या बेटा? इमली में कौन सा अम्ल होती है? टार्टरिक अम्ल। कौन से अम्ल? सेब में कौन से अम्ल होती है? मैलिक अम्ल। कौन से अम्ल? सिरका में कौन से अम्ल होती है? एसिटिक अम्ल। कौन से अम्ल बेटा? चलो टमाटर में बताओ बेटा कौन सी अम्ल होती है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन से अम्ल बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल। किस में होती है? टमाटर में। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है बेस। क्या है बेटा? बेस में भी सेम पॉइंट है, जो क्या हो बेटा? स्वाद में क्या हो? कड़वा हो। क्षार किसको बोलेंगे? जो स्वाद में क्या हो बेटा? कड़वा हो। दूसरा जो पॉइंट है बेटा जिसका पीएच क्या हो बेटा? 7 से कम हो, सॉरी 7 से अधिक हो। क्षार में क्या होगा बेटा? पीएच 7 से अधिक। और तीसरा जो पॉइंट है जलीय विलयन में। क्या विलयन में? जलीय विलयन में ये क्या देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH आयन देगा। क्या देगा बेटा? ठीक है। और इसके अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं किसके बेटा? बेस के। सबसे पहला जाता है चूना। चूना भी एक क्या है बेटा? क्षार है। चूना भी क्या है? जिसमें कौन सा केमिकल रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बेटा खाने का सोडा। खाने का सोडा का नाम क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है कपड़े धोने का सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। तो क्षार क्या हुआ? सिंपल शब्दों में जो स्वाद में खट्टा हो। जो स्वाद में क्या हो बेटा? खट्टा हो। और जिसका पीएच 7 से क्या हो बेटा? अधिक हो। और तीसरा पॉइंट क्या है? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जलीय विलयन में क्या देता है बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है। अब देखते हैं कुछ साल्ट या लवण देखते हैं। ठीक है, क्या होता है साल्ट या लवण? साल्ट या लवण होता है बेटा वह अम्ल और जल और क्षार के अभिक्रिया से लवण बनता है। अम्ल और क्षार जब क्या करता है बेटा? अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा? लवण बनता है। ठीक है। लवण की प्रकृति क्षारी तथा अम्लीय मूलक पर निर्भर करता है कि कोई लवण अम्लीय है कि क्षारी है। ये उसके मूलक, कौन से मूलक उसमें उपस्थित है उसी पर वो क्या करेगा बेटा? निर्भर करेगा। क्या करेगा बेटा? निर्भर। तो सामान्य शब्दों में हम बोल सकते हैं साल्ट क्या होता है बेटा? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है। आगे इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण क्रिया में। किसे बेटा? उदासीनीकरण क्रिया में। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सूचक। क्या है बेटा? सूचक क्या होता है?
किसी विलयन की, क्या बेटा, किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सूचक। किसी विलयन की हमको क्या चेक करना है, प्रकृति कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, तो उसके लिए हम उस विलयन में कुछ पदार्थ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा, पदार्थ। किसी विलयन की क्या करने के लिए, अम्लीय या क्षारीय, तो क्या करने के लिए बेटा, परीक्षण करने के लिए हम उसमें कुछ पदार्थ डालेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सूचक। और ये सूचक अपने रंग में, क्या बेटा, ये सूचक अपने रंग एवं गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमको अम्ल व क्षार पहचानने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है बेटा, सहायता। ठीक है, यहां तक समझ में। सूचक क्या है, क्या है दिया सूचक, किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। किसी विलयन की प्रकृति चेक करने के लिए हम कुछ पदार्थ क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सूचक। और ये सूचक अपने रंग या अन्य गुणों में क्या दिलेगा बेटा, परिवर्तन लाएगा, जिससे हमको पता चलता है क्या बेटा, ये अम्ल है कि क्षार है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ सूचक के प्रकार और कुछ एग्जाम्पल, जिससे क्लियर हो जाएगा कि सूचक क्या है। ठीक है बेटा। सूचक के मुख्यतः हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे, प्राकृतिक और रासायनिक, लेकिन उसमें एक और है गंधीय सूचक। क्या सूचक बेटा, गंधीय सूचक। वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया वहां से क्वेश्चन, तो वो भी देखना है। तो सबसे पहला आता है बेटा प्राकृतिक सूचक। क्या सूचक बेटा, प्राकृतिक सूचक। क्या होता है प्राकृतिक सूचक बेटा, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, प्रकृति। जैसे प्राकृतिक सूचक में है बेटा हल्दी, गुड़हल और लाल पत्ता गोभी के रस। क्या है, हल्दी जानते हो, हल्दी जब किसके साथ बेटा, उस बेस के साथ, मतलब बेस बोल देंगे, मतलब डिटर्जेंट पाउडर एक बेस है, भी पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उनके साथ रिएक्शन करता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर हम उसमें एसिड डालते हैं, नींबू का रस, तो उसका रंग कैसे हो जाता है, नीला होता है, नहीं होता भाई, फिर से वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, येलो हो जाएगा। हल्दी का रंग येलो है ना, तो अगर हम उसमें बेस डाल रहे हैं, छाट डाल रहे हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाएगा। फिर हम उसमें क्या डालेंगे, एसिड। क्या डालेंगे बेटा, एसिड, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। सपोज हम क्या बात कर रहे हैं, ये अपने पास क्या है बेटा, हल्दी है, और इस हल्दी है बेटा, इसमें हम लोग क्या डाल दिए बेटा, छाट डाल दिए। क्या डाल दिए बेटा, छार के रूप में हम लोग डाले हैं पाउडर। क्या पाउडर डाले हैं, डिटर्जेंट पाउडर। क्या डाले हैं, डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, तो जब हम डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो इसका रंग क्या हो जाएगा, फिर इसमें अगर हम क्या डाल दिए, अम्ल। क्या डाल दिए, क्या डाल दिए, अम्ल, तो इसका रंग क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पीला। ठीक है, हल्दी है, हल्दी में हम क्या डाल दिए, क्षार या बेस डालेंगे, तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा या लाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसमें फिर से अम्ल डालेंगे। अम्ल में चलो हम लोग क्या डाल दिए बेटा, लेमन डाल दिए। क्या डाल दिए, लेमन का जो जूस है उसको डाल दिए, तो इसका रंग फिर से क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आप लोग किए भी होंगे मेरे ख्याल से, नहीं किए हो तो अभी ये इजीली अवेलेबल है, आप कर सकते हो। एक नींबू लेना है और हल्दी लेना है, घर में तो हल्दी रहता ही है, डिटर्जेंट पाउडर तो है ही घर में, है कि नहीं है, है तो करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो समझ में आया प्राकृतिक सूचक क्या हो, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ऐसे सूचक को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। क्या बोलेंगे बेटा, नेक्स्ट जो सूचक है बेटा वो है रासायनिक सूचक। क्या है बेटा, रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक क्या होता है, जो केमिकल होता है, जो हम रसायन यूज करेंगे कोई विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता जांच करने के लिए, तो ऐसे रसायन जो अपने रंग या गुण में परिवर्तन के द्वारा हमको क्या करे बेटा, बताए कि ये कोई विलयन का है, अम्ल है कि क्षार है, तो ऐसे सूचक को हम लोग बोलेंगे रासायनिक सूचक। क्या बोलेंगे, रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक का नाम याद रखने बेटा कुछ है, जैसे कि मेथिल रेड और मेथिल ऑरेंज। क्या है बेटा, मेथिल रेड और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जैसे मान लो ये तो रंग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रंग परिवर्तन। क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन के लिए जो ब्लाइंड व्यक्ति है, क्या व्यक्ति बेटा, ब्लाइंड। ब्लाइंड कहने का मतलब जो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, रंग के परिवर्तन को देख नहीं सकता है, तो ना तो वो प्राकृतिक सूचक यूज करेगा, ना तो क्या करेगा बेटा, रासायनिक सूचक करेगा। क्या, तो उनके लिए वे यूज करते हैं गंधीय सूचक। क्या सूचक यूज करते हैं बेटा, जो लोग क्या होते हैं बेटा, अंधे होते हैं, या बोल देंगे जो ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ब्लाइंड, जो रंग परिवर्तन को देख नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति कैसे यूज करेंगे, किसका, कौन से सूचक का उपयोग करेंगे, अम्ल क्षार, उनको ही पहचानना है ना।
कैसे सूचक का उपयोग करेंगे? गंधीय सूचक। क्या सूचक बेटा? गंधीय सूचक। ठीक है, और इसके लिए कोई खर्चे की जरूरत है क्या? नहीं है, अपने आप में वो रहता है। सूंघ के क्या कर लो बेटा, उसको चेक कर लो। जैसे दूध है, हम लोग को समझ में आता है अगर दूध क्या हो गया है, कुछ लेट टाइम तक हो गया, समझ में आता है ना क्या हो गया, ये खट्टापन आ गया, इसमें क्या आ गया बेटा? मतलब ये एसिडिक है। क्या है बेटा? पता चलता है? पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। तो देखते हैं बेटा अब गंधीय सूचक क्या होता है। गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देती है। अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा, किसमें परिवर्तन के द्वारा बेटा? गंध। या उसमें सुगंध आएगा, कोई गंध आएगा, तो जिससे हम क्या कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? पहचान लेंगे कि अम्ल है और क्या है बेटा? क्षारीय है। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति अम्ल क्षार की पहचान कैसे करता है? दृष्टिबाधित व्यक्ति अम्ल क्षार की पहचान गंधीय सूचक से करता है। किससे करता है बेटा? गंधीय सूचक के द्वारा। या इसी को बोला जाता है बेटा घ्राण सूचक। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक को ही घ्राण सूचक कहते हैं। इसका यूज कौन करते हैं बेटा? जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं। कौन होते हैं? दृष्टिबाधित, मतलब जो देख नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति किसका यूज करते हैं? गंधीय सूचक का। किसका यूज करते हैं? गंधीय सूचक या घ्राण सूचक का क्या करते हैं बेटा? उपयोग करके अम्ल व क्षार की क्या करते हैं? पहचान। उदासीनीकरण। क्या डियर? उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है, कौन रिएक्शन करेगा बेटा? अम्ल व क्षार आपस में क्या करेगा? क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। जब वाटर एंड क्या बेटा, सॉरी, जब एसिड एंड बेसिस क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन। तो क्या बनाता है? क्या फॉर्म करता है? वाटर एंड साल्ट। क्या करता है बेटा? वाटर एंड साल्ट। जब एसिड है या जो अम्ल है, क्या है बेटा? क्या करता है? रिएक्शन करेगा। किसके साथ बेटा? बेस के साथ। किसके साथ? क्षार के साथ। तो क्या बनाएगा ये? चलो लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा बेटा? जल बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है बेटा जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्या करके? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल लेना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, वो है आप लोग ले सकते हैं बेटा अगर एग्जांपल पूछे। HCl। क्या लेना बेटा? HCl का रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले हमको बनाना है साल्ट। क्या बनाना है? साल्ट। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक नमक है। क्या है बेटा? नमक है, मतलब लवण है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट अब जो बन जाएगा वो क्या है बेटा? H2O। क्या बनेगा बेटा? H2O। एक और ये दो हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये दो हो गया। ऑक्सीजन कितना है? एक है। कितना है बेटा? एक। तो क्या बन गया? ये जल बन गया भैया, वाटर बन गया। क्या बन गया? ठीक है। तो वाटर हम कैसे बना सकते हैं? बताओ, हम वाटर या जल कैसे बना सकते हैं? पानी कैसे बनाओगे? आप लोग भी वैज्ञानिक हो, देखो आपके यहाँ अम्ल होगा, अम्ल में नींबू क्या होगा बेटा? नींबू। और क्षार में क्या? वही सोडा। क्या बेटा? सोडा। फिर उससे क्या बनेगा बेटा? तुम बना सकते हो, नमक बना लोगे। क्या बना लोगे? और तुम और एक चीज बना लोगे, वो है जल। क्या बना लोगे बेटा? जल। फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। जल ही तो है। क्या बेटा? लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? RO। कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? RO मतलब उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा ना। ग्रहण मत करना जल ही है करके। जल ही तो बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो। भाई तुम एसिड एंड बेसिस से क्या करा रहे हो? रिएक्शन। क्या करा रहे हो? रिएक्शन। तो जहर भी बन सकता है, ज्यादा मात्रा में हो तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है आयनीकरण। क्या है बेटा? आयनीकरण। आयनीकरण का जो सिद्धांत था सबसे पहले देखते हैं, कौन दिया था बेटा? आरेनियस। कौन दिया था बेटा? आरेनियस नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या दिया था बेटा? आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। कौन दिया था बेटा? आरेनियस। कौन दिया था? आरेनियस। उन्होंने बताया कि अम्ल जलीय विलयन में, जब हम अम्ल का या एसिड का जलीय विलयन बनाते हैं, वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या देता है? H+ आयन। क्या देता है? H+ आयन। और वही क्षार का जलीय विलयन में क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या देता है बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। और इसे ही आयनीकरण कहते हैं।
अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन देगा। क्या देगा बेटा? H+ ठीक है। और एक ऋणात्मक वियोजन करेगा। क्या करेगा बेटा? ऋणात्मक वियोजन। क्या करेगा बेटा? ऋणात्मक वियोजन। तथा जब हम लोग क्षार का क्या बनाएंगे? जलीय विलयन, तो ये क्या देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। साथ ही साथ ये करेगा बेटा धनात्मक वियोजन, सॉरी धनात्मक संयोजन करेगा। ये कहाँ क्या करेगा बेटा? ये धनात्मक संयोजन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? धनात्मक संयोजन। ठीक है, तो इतना याद रखना क्या कि जब हम अम्ल का क्या बनाते हैं? जलीय विलयन, तो वो क्या देता है? H+ आयन। ठीक है, और क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है? आयनीकरण। और ये कौन दिया था? आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आयनीकरण। क्या हो गया बेटा? आयनीकरण। नेक्स्ट जो अपन जो पॉइंट बात करते हैं वो है बेटा प्रबल अम्ल। क्या है बेटा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जानते हो? प्रबल अम्ल क्या होता है बेटा? प्रबल अम्ल जलीय विलयन में आसानी से नहीं घुलता है। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में आसानी से नहीं घुलता है तथा अधिक मात्रा में क्या देता है? H+ आयन देता है। जब भी हम कोई प्रबल अम्ल है उसको जल में क्या बनाएंगे? वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो जल में आसानी से नहीं घुलेगा, और घुलेगा तो अधिक मात्रा में क्या देगा बेटा? H+ आयन। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहला बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है बेटा? दूसरा जो अम्ल है बेटा वो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या अम्ल बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और थर्ड जो अम्ल है बेटा वो है नाइट्रिक अम्ल। क्या अम्ल बेटा? नाइट्रिक। तो प्रबल अम्ल के हमने कुछ एग्जांपल बताया आपको। क्या है बेटा? प्रबल अम्ल के सबसे पहले एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल प्रबल अम्ल है। क्या है बेटा? प्रबल अम्ल है, जो जल में आसानी से नहीं घुलता है, और घुलने के बाद ये क्या देगा बेटा? अधिक मात्रा में H+ आयन। क्या देगा? अधिक मात्रा में H+। तो प्रबल अम्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रबल क्षार। क्या देखते हैं बेटा? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का जब हम क्या बनाएंगे? जलीय विलयन में, तो ये आसानी से नहीं घुलेगा। जलीय विलयन में आसानी से नहीं घुलेगा, और जब घुलेगा तो अधिक मात्रा में क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन देगा। क्या देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन अधिक मात्रा में देगा। तो ऐसे अम्ल ऐसे क्षार को हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षार, जो जल में आसानी से नहीं घुलेगा और अधिक मात्रा में OH आयन देगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार है ये, और ये क्या है बेटा? ये प्रबल अम्ल में क्या होगा? अधिक मात्रा में। क्या मात्रा में? अधिक मात्रा में H+ आयन देगा। और ये बेटा अधिक मात्रा में क्या देगा बेटा? लेकिन ये जल्दी जल में नहीं घुलता है। ऐसे अम्ल और क्षार को हम लोग बोलेंगे प्रबल। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, इसमें एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। क्या है बेटा? एक प्रबल क्षार है। दूसरा है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रबल क्षार है। तीसरा एक प्रबल क्षार देखते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देखते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रबल क्षार का क्या है बेटा? ये तीनों एग्जांपल है। किसका बेटा? प्रबल क्षार का। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल। क्या देखते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जलीय विलयन में आसानी से घुलता है तथा कम मात्रा में H+ आयन देता है। दुर्बल अम्ल। क्या बेटा? दुर्बल अम्ल। समझ में आ रहा है क्या अम्ल बेटा? दुर्बल अम्ल है वो भी क्या होगा बेटा? जल में आसानी से क्या होगा? घुलेगा। H+ आयन ये भी देगा, लेकिन क्या देगा बेटा? कम मात्रा में। कैसे मात्रा में देगा? कम मात्रा में। और प्रबल जो अम्ल था वो जल में आसानी से नहीं घुल रहा था और अधिक मात्रा में H+ आयन दे रहा था। अब करते हैं दुर्बल क्षार। क्या बेटा? दुर्बल क्षार। चलो इस दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्बल अम्ल का पहला एग्जाम्पल है बेटा एसिटिक अम्ल। क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कार्बोनिक अम्ल है। क्या है बेटा?
तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है बेटा फार्मिक अम्ल। क्या अम्ल बेटा? फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। ठीक है, इनमें सबका इनका केमिकल फार्मूला दिया है, वो भी लिख लेंगे। ठीक है डियर। नेक्स्ट आता है दुर्बल क्षार। क्या आता है डियर? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वही कॉन्सेप्ट है इसमें, जब इसका जल में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा, जल में घोलेंगे तो आसानी से लेकिन ये क्या होगा बेटा? कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देती है, ये कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देगी, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार। ऐसे अपन विलयन को क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार। ठीक है, तो दुर्बल क्षार का एग्जांपल सबसे पहला अमोनिया। क्या है बेटा? अमोनिया। दूसरा है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? दुर्बल क्षार। इसके बाद एक नया पॉइंट आता है, वो है बेटा पीएच। क्या है बेटा? पीएच के बारे में जानते हो? किसी का हम शॉर्ट में नाम नहीं बोल रहे हैं ना, कोई व्यक्ति है ऐसा नहीं है वो पीएच। ठीक है, पीएच क्या है बेटा? एक स्केल है। क्या है बेटा? स्केल। पीएच क्या है डियर? स्केल। स्केल है। तो इस स्केल से हम लोग क्या मापते हैं? पीएच मतलब पीएच एक स्केल है बोल रहे हैं, तो इससे कुछ मापते होंगे? मापते कि नहीं मापते हैं? तो इससे मापते हैं हम अम्ल और क्षार। क्या बेटा? अम्ल और क्षार। कोई विलयन अम्ल है कि क्षार है, इस स्केल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बेटा? माप सकते हैं। तो ऐसे ही स्केल को क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। क्या बोलेंगे बेटा? पीएच स्केल। किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीयता मापने का पैमाना होता है। किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता मापने का पैमाना होता है। पीएच क्या है? पीएच किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता मापने का पैमाना है, यह एक स्केल है। पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर -log10 H प्लस आयन। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पीएच किसी हाइड्रोजन आयन के, पीएच किसी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक होता है। समझ में आया कैसे बोलेंगे? पीएच किसी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक होता है। पीएच का ये दो परिभाषा लिखना। फर्स्ट परिभाषा क्या? पीएच किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता मापने का एक पैमाना है। दूसरा परिभाषा ये लिखना, पीएच हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक होता है। इतना लिख लोगे? yes, तो ये है पीएच। क्या है बेटा? नेक्स्ट जो पॉइंट है पीएच स्केल में, जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक। कहां तक लगेगा बेटा? 0 से लेकर 14 तक अंक होंगे। कहां से लेकर? 0 से लेकर कहां तक बेटा? 14 तक। ठीक है, अगर बेटा अगर वही आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 से लेकर 14। ठीक है, तो 7 से कम आएगा। कोई भी विलयन का मान अगर पीएच स्केल में 7 से कम, क्या आएगा बेटा? 7 से कम। तो वो क्या होगा? क्या होगा? वही बेटा 7 से अधिक आएगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? 7 से अधिक मतलब क्षार, 7 से कम मतलब और 7 उदासीन। उदासीन क्या होगा? जब पीएच मान क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? तो हम उसको बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे बेटा? उदासीन। चलो एक एग्जांपल बताओ उदासीन विलयन का। उदासीन विलयन का एग्जांपल क्या है? जल। क्या है बेटा? जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7 होता है। अशुद्ध जल जानते हो नहीं जानते हो? एक एग्जांपल याद रखना, उदासीन विलयन कौन एग्जांपल बताओ तो जल। क्या बेटा? ठीक है, अगर पीएच 7 है, क्या है बेटा? 7 है, तो वो क्या होगा बेटा? उदासीन होगा। क्या होगा बेटा? उदासीन। और इसका एग्जांपल क्या है? जल या पानी। ठीक है, पीएच अगर 7 से कम है तो क्या होगा बेटा? अम्ल। एग्जांपल नींबू का रस। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पीएच अगर क्षार है। क्या बेटा? क्षार है, तो उसका पीएच क्या होगा बेटा? 7 से अधिक होगा। एक एग्जांपल बताओ, चूने का पानी है कि नहीं है? खाने का सोडा, कपड़े धोने का, ये सब क्या है? पीएच का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। किसमें बेटा? दैनिक जीवन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पीएच सबसे पहले पाचन क्रिया में। किसमें बेटा? पाचन क्रिया। हमारे पेट में एक अम्ल बनता है, वो कौन सा बनता है बेटा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखना, मनुष्य के आमाशय में कौन से अम्ल बनता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
का स्राव होता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। हमारे पेट में क्या बनता है? HCl अम्ल। क्या बनता है? HCl। जाहिर सी बात है, हमको लगेगा जब अम्ल बन रहा है तो अम्ल देखे हैं जैसे एसिड रहता है वो स्किन को जला देता है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो हमारे पेट को जला रहा है क्या? वो नहीं जला रहा है। वो भोजन को पचने में सहायता करता है। क्या करता है बेटा? और साथ ही साथ भोजन अगर सड़ने से बचाता है। कौन बचाता है? HCl अम्ल का क्या कार्य हमारे पेट में जो बन रहा है उसका भोजन को सड़ने से बचा रहा है, और साथ ही साथ भोजन के पाचन में क्या है बेटा? सहायक है। और वो सूक्ष्म जीव, अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव पैदा होने से भी उसको क्या करता है बेटा? रोकता है। कौन रोकता है? HCl अम्ल। तो HCl अम्ल हमारे भोजन को पचने में सहायता करता है, साथ ही साथ क्या करता है? हमारे आमाशय का क्या करता है बेटा? सुरक्षा करता है। कैसे? भोजन को सड़ने में बचाने में, सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न होने से रोकता है। रोकता कि नहीं रोकता है? तो हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही अगर ज्यादा हो जाए तो हमको क्या फील होता है? दर्द का अनुभव होता है कि नहीं होता है? अगर यही बल्कि भोजन को पचने में सहायता करे। अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अधिक मात्रा में क्या होती है बेटा? स्रावित होती है, जिसके कारण हमको दर्द का अनुभव होता है। सुनिए हो कि नहीं सुनिए हो? जब हमको क्या होता है बेटा? ज़्यादा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाए तो एसिडिटी आता है, तो क्या पियो? इनो पियो। क्या पियो बेटा? जरूरी नहीं इनो पियो, आप नींबू का क्या बोल सकते हैं, सोडा भी पूछ सकते हो। सोडा जो है मतलब बेसेस खाना है। क्या खाना है बेटा? जो चीज़ बेस है हमको उसका क्या करना है बेटा? सेवन करना है। क्या करना है? अगर हम उसका सेवन करेंगे तो क्या होगा? अम्ल और क्षार क्रिया करेगा, क्या बना लेगा? उदासीन। क्या बना लेगा? न्यूट्रल बना लेगा। इसीलिए हमको जब भी बोला जाता है एसिडिटी है तो इनो। क्या बोला जाता है बेटा? इनो। इतना प्रचार कर दिया इनो का, समझ में आ रहा? सबके मुंह में ही आता है। क्या? इनो। क्या बेटा? इनो। ठीक है, हो गया बेटा? तो पहला पॉइंट समझ में आया क्या है? याद रखना आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रक्त का पीएच और जैविक क्रिया में क्या है पीएच का महत्व। रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 होती है। कितना होती है? 6.8 से 7.8 तक होता है, जो कि जैविक क्रिया के लिए उपयुक्त होती है। जो हमारे अंदर बहुत सारा जैविक क्रिया होता है बेटा, उसके लिए क्या होता है बेटा? उपयुक्त होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है। तथा पीएच मान के बीच रक्त प्लाज्मा तथा सीरम अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बनाए रखता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कई रसायन हैं, केमिकल बनते हैं कि नहीं बनते, या केमिकल रिएक्शन होता है, वो इसी पीएच पर क्या होता है बेटा? अच्छे से सुचारू रूप से चलते हैं। लेकिन वही बेटा एक चीज बताऊं, अगर पीएच मान क्या हो जाए? एसिडिक हो जाए। क्या हो जाए बेटा? तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो कण है वो क्या रहता है? गोल होता है। क्या होता है बेटा? वो क्या हो जाएंगे? चपटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? तो भाई जब हीमोग्लोबिन चपटे हो गए तो ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से होगा क्या? नहीं। पैरालिसिस हो सकता है किसी को, समझ में आया भाई? वो अंग ही काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, तो काम करेगा क्या? नहीं है। तो इस ब्लड को एसिडिक होने से बचाना है तो क्या करेंगे? क्षारीय पदार्थ खाएंगे। क्या खाएंगे बेटा? ठीक है। तो इस प्रकार पीएच का महत्व है। तीसरा जो पॉइंट है पीएच और पौधे व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधे के क्या बेटा? चुभने वाले रोम होते हैं। कुछ पौधे में क्या होता है? चुभने वाले रोम होते हैं। अगर वो चुभ गए तो हमारे अंदर क्या करते हैं बेटा? या जब भी कोई जंतु इसके संपर्क में आता है तब उनके शरीर में चुभकर कौन से अम्ल छोड़ देते हैं? फार्मिक अम्ल। याद रखना, पौधे जब हमको क्या होता है? चुभने जैसा फील होता है तो वो कौन से अम्ल छोड़ता है हमारे अंदर? फार्मिक अम्ल। और इस प्रकार हम उस वैसे पौधे के नजदीक जाने से डरते हैं कि भाई इसके पास जाएंगे तो हमको क्या होगा? चुभने का होगा कि नहीं होगा? पौधे काट देगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और कुछ जैसे मधुमक्खी, क्या बेटा? मधुमक्खी भी डंक मारने से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? अम्ल का स्राव हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा चींटी भी काटता है तो हमको क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करता है बेटा? अम्ल हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? छोड़ता है, जिससे हमको दर्द या जलन का अनुभव होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है? इसके लिए हमको करना है ये, अगर मधुमक्खी भी काट ले, चींटी भी काट ले, तो हमको क्या लगाना है? साबुन लगाना है। क्या लगाना है बेटा? साबुन। लेकिन बेहतर होगा आप डॉक्टर के पास जाए। बेहतर होगा आप डॉक्टर के पास जाए। खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है अभी। ठीक है। नीट क्वालिफाई करने के बाद, MBBS करने के बाद ही क्या बन सकते हो आप? डॉक्टर। तो खुद डॉक्टर मत जाना, पहले डॉक्टर मत बन जाना, डॉक्टर के पास जाना। ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक उपचार है। क्या है बेटा? उपचार। ठीक है। अगर आप दूर अंचल में अवेलेबल नहीं है डॉक्टर तब ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका पीएच का मिट्टी में महत्व। मिट्टी जानते हो सॉइल में? यस सर। देखो हर एक प्रकार के फसल के लिए एक विशेष प्रकार का पीएच चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है बेटा? पीएच। और उसी पीएच पर वो फसल क्या करता है बेटा? अधिक उपज देता है। कुछ अम्लीय माध्यम में, कुछ क्षारीय माध्यम में। जैसे आप लोग धान जानते हो, धान का जब भी हम उगाएंगे धान तो एक अम्लीय माध्यम में उगता है। किस माध्यम में बेटा? धान के फसल वो अम्लीय माध्यम में भी उग जाता है, हल्की अम्लीय माध्यम में। क्या बेटा? हल्की अम्लीय माध्यम में भी अच्छी उपज होता है। किसका? धान का। तो हर एक फसल के लिए विशेष पीएच की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। ज्यादातर जो फसल है अम्लीय माध्यम में नहीं उगता है। किसको छोड़कर? धान को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा? धान जो आपका पेडी क्रॉप है ना, वो ही एसिडिक में उग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी हो गया था, हमको क्या करना है उसके बचाव के लिए? क्षारीय उर्वरक डालना है। क्या डालना है? अब वहां तो क्षारीय उर्वरक डालना है ना, डिटर्जेंट पाउडर तो नहीं डाल दोगे वहां। कुछ उर्वरक आता है। क्या आता है बेटा? उर्वरक। जैसे जितने भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं मैक्सिमम क्या होता है बेटा? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं रे? तो उसके जगह हमको उसको छोड़कर हमको क्षारीय उर्वरक डालना है। क्या डालना है? जैसे राख भी डाल सकते हो आप लोग, या भस्म डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो बेटा? भस्म या राख। एक खाद का नाम सुने हो? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? सुन तो लिए, सुने कि नहीं सुने माय डियर? केन के बारे में सुने हो? केन एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है कि इसमें भी क्या मिलता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या बेटा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन इसको बोला जाता है किसान खाद। क्या बोला जाता है? किसान खाद। इसी को सोना खाद भी कहते हैं। क्यों बेटा? इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, फिर भी इसका जो प्रकृति होता है वो मिट्टी को अम्लीय नहीं बनाता है। तो अगर आपका मिट्टी अम्लीय हो गया है तो उसके जगह में, मतलब अम्लीय हो गया है, फिर भी आपको क्या डालना है फसल के ग्रोथ के लिए? अगर आपको कोई यूरिया डालना है, क्या डालना है बेटा? यूरिया। तो आप क्या डाल सकते हो भाई? केन। क्या डाल सकते हो? केन, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या डाल सकते हो? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये सॉइल में एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? सॉइल में एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट नहीं डालता है। तो बेटा खाद कौन सा यूज करना चाहिए? यूरिया के जगह केन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो मिट्टी को कभी भी क्या नहीं करता है? अम्लीय नहीं बनाता है। ठीक है माय डियर? अम्लीय बन गया तो हमको क्या डालना? अम्ल हो गया मिट्टी तो क्या डालना है? क्षारीय पदार्थ, राख, या क्या डालना है? भस्म। ठीक है, ये डाल देंगे तो हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा? फिर से क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। एक चीज और है, लगातार अगर हम खेत में गोबर खाद यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोबर खाद। गोबर खाद जानते हो जिसको FYM कहते हैं? क्या बोलते हैं? FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। क्या बेटा? मुख्यतः जो गोबर खाद है किससे बनाता है? काउडंग। किससे बना होता है बेटा? काउडंग से ही तो बना रहता है ना गोबर। क्या बेटा? गोबर, साथ ही क्या बेटा? मूत्र। यही तो रहता है ना, गोबर और क्या रहता है बेटा? मूत्र रहता है। और मैं बता दूं मूत्र भी एक क्या है बेटा? एसिडिक। मूत्र भी क्या होता है? एसिडिक होता है। गोबर भी क्या है? पौधे वौधे को खाने के बाद, प्लांट को खाने के बाद ही क्या होता है? उसको गोबर बनता है। बनता कि नहीं बनता है? पूर्ण ऑर्गेनिक है। तो ये भी क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है माय डियर कि हम गोबर खाद भी अगर खेत में अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो हमारा सॉइल क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो उसके बचाव के लिए क्या करना है? फिर से वही बात आता है, क्या? राख। क्या आता है बेटा? राख डाल देंगे। क्या डाल देंगे? राख। जिससे हमारा मिट्टी का जो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है माय डियर? तो ये था क्या? पीएच। क्या था बेटा? नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले वो है एसिड रेन। क्या है डियर? एसिड रेन क्या होता है जानते हो? इसको सुनेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डाइऑक्साइड? तथा सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। किसके किसके डाइऑक्साइड समझ में आया? क्या क्या बोले हैं अभी अपन? बोले हैं और क्या बोले हैं? नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। क्या बेटा? ये क्या करते हैं? जल के साथ क्रिया करते हैं। किनके साथ बेटा? जल के साथ। मतलब जल वाष्प के साथ। किनके साथ? जल वाष्प के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाता है?
क्या बनाता है बेटा? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। तथा ये बनाएगा बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर क्या होती है? वर्षा के रूप में गिरती है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। समझ में क्या है? सल्फर के कार्बन के डाइऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ क्या करता है बेटा? क्रिया करता है, और ये बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा बेटा? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल, जो वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में गिरता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड रेन या अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो इसका हानि क्या क्या है या इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है वो देखते हैं। एसिड रेन समझ में आया ना? अब इसका देखते हैं दुष्प्रभाव। क्या देखते हैं बेटा? दुष्प्रभाव। क्या क्या दुष्प्रभाव है एसिड रेन के? तो पहला जो दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव वो है पौधे और फसलों पर प्रभाव। पौधे और फसल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चलो देखते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा पौधे की पत्तियों और टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। अम्ल है, एसिड है, गिरेगा तो उसको क्या करेगा बेटा? नुकसान पहुंचा देता है। क्या करता है बेटा? नुकसान। बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बर्न। क्या हो जाएगा? यहाँ मिट्टी की उर्वरता को कम करती है। मिट्टी की उर्वरता को क्या करेगा बेटा? भाई एसिड है, एसिड गिर रहा है तो क्या होगा? मिट्टी एसिडिक हो जाएगा, जिससे उसमें उपजाऊपन क्या हो जाएगा बेटा? कमी हो जाती है। क्या होती है? नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, पौधे की जड़ों में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पौधे को है जो आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? नहीं मिल पाते हैं। क्या होते हैं? नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक हो गया है। देखो कई फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म। भाई तुम खाद डाल दो, खाद डालने के बाद तो घुलना भी चाहिए। घुलना चाहिए नहीं घुलना चाहिए? कभी हम लोग देखे हैं, कोई क्रॉप है हमारे यहाँ लगाए थे, उसके आसपास हम लोग क्या दिए थे? फर्टिलाइजर दिए थे, उर्वरक दिए थे। क्या दिए थे बेटा? उर्वरक। लेकिन ये उर्वरक अभी तक नहीं घुला रहता है। देखे हो नहीं देखे हो? उसका रीजन ये भी हो सकता है बेटा आपका सॉइल क्या हो? एसिडिक हो। क्या हो बेटा? क्योंकि मैक्सिमम जो उर्वरक है एसिडिक माध्यम में क्या होता है? वो सॉल्युबल नहीं होता है जल के साथ। पौधा तो ऐसा पकड़ के नहीं खाएगा उर्वरक को, खाएगा क्या? नहीं। भाई जब वो घुलेगा तब उसको अपने जड़ में उसके क्या रहते हैं? रोम रहते हैं। क्या रहते हैं? रूट हेयर रहता है। उसी से जल को क्या करेंगे? सॉरी, जल और पोषक तत्वों को जो जाइलम रहता है क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? और शोषण करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर वही नहीं है, घुल ही नहीं रहा है तो क्या लेगा क्या वो? इसीलिए जब भी बोला जाता है जब भी उर्वरक दो कैसा दो बेटा? विलियन के फॉर्म में दो। कैसा फॉर्म में दो बेटा? या घोल के फॉर्म में देना चाहिए, जिससे पौधे को इजिली मिल जाए। ठीक है बेटा? तो ये अगर हानिकारक प्रभाव है किसके? अम्ल वर्षा के। नेक्स्ट है बेटा जल स्रोतों पर प्रभाव। निम्न नॉर्मल सी बात है, अगर अम्ल वर्षा हो रहा है तो जल में गिर रहा है तो जल क्या हो जाएगी बेटा? अम्लीय हो जाएगी। तालाब के पानी क्या हो जाएगा? नदी के पानी अम्लीय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? झीलें, नदी और तालाबों का पानी अम्लीय हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा जलीय जीव जंतु अम्लीय माध्यम में मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा मिट्टी पर प्रभाव। मिट्टी पर प्रभाव क्या होगा? उसका पीएच कम हो जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगी बेटा? अम्लीय हो जाएगी। मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में क्या हो जाएगी बेटा? अम्लीयता की मात्रा बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर एसिड रेन हो रहा है, मानव के स्किन में गिरेगा तो स्किन को जला सकता है। समझ में आया मेरे डियर? अम्ल वर्षा से बनने वाले वायु प्रदूषण समस्या जैसे सांस लेने में कठिनाई होगी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? अस्थमा भी हो सकता है और ब्रोंकाइटिस भी। और अम्लीय जल के कारण त्वचा और आंखों में जलन हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वचा और आंखों में। समझ में? हमारे त्वचा और आंखों में क्या हो सकती है? जलन हो सकती है। किसके कारण से? अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट है इमारत। ताजमहल अपना कलर खो रहा है, तो सुने हैं, रंग खो रहा है। किसके कारण से बेटा? अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण बेटा? ऐतिहासिक स्मारक जो है ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, मतलब अपना जो रंग है वो क्या कर रहा है बेटा? खो रहा है। ठीक है। सफेद था वो क्या होने लग गया है? येलो होने लग गया है। क्या हो गया बेटा? ठीक है। तो अपना रंग क्या कर रहा है? वो खो रहा है। और वन्य जीव पर क्या प्रभाव हो सकता है? सेम बात है, मनुष्य और जानवर है। ठीक है ना? तो उस पर ही क्या होगा बेटा? उसके स्किन को भी जला सकता है। जला सकता है नहीं जला सकता है? जला। और साथ ही साथ पौधे वगैरह क्या हो गए? पूरा जल गए हैं। तो वन्य जीव क्या खाएंगे? एसिड खाएंगे? क्या खाने को मिलेगा? क्या उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये था बेटा, क्या था? अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव। क्या था? अब इसके क्या, कैसे इसको बचाया जा सकता है, कैसे इसका निवारण है? तो इसका निवारण है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हमको क्या करना है? कम करना है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ईंधन जलाते हैं
जलाते हैं ना बेटा, गाड़ी चलाते हैं, उससे भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको हमको जो क्या है कम करना है। ठीक है बेटा, सीएनजी यूज करना है उसके जगह, क्या यूज करना है बेटा, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी जानते हो, ईवी स्कूटर सुने हो, जिसमें क्या होता है, पेट्रोल जलता है क्या, नहीं, वो बैटरी से चलता है, बैटरी चलित, क्या बेटा, बैटरी चलित हमको यूज करना है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हो बेटा, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, पवन ऊर्जा। जैसे हम लोग कोल या भट्टी में क्या करते हैं, जलाते हैं चिमनी, जिससे भी क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाहनों के प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग करना है, वाहन से अगर धुआं निकल रहा है उसको क्या करना है, सबसे पहले उपचारित करना है, क्या करना है बेटा, उसके बाद उसको वायुमंडल में छोड़ना है, ऐसा सिस्टम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, इनके पास गाड़ी, इनके पास गाड़ी है, एक ही जगह से आ रहा है, फिर भी हम लोग 10 के 10 आ रहे हैं, 10 के 10 गाड़ी लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, तो 10 के 10 गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। और वही अगर हम एक बस में चढ़ के आ जाए, 10 के 10 लोग एक ही जगह आ रहे हैं, तब की बात है, तो क्या होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, तब प्रदूषण कम हो सकता है, केवल एक ही गाड़ी का प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। तो हमको बेटा व्यक्तिगत की जगह हमको क्या करना है बेटा, सार्वजनिक की ओर क्या करना है, फोकस करना है, जिससे भी प्रदूषण को क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, अधिक वृक्षारोपण करना है, क्या करना है, ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बेटा, वृक्षारोपण करना है, ताकि क्या हो सके, पर्यावरण को हम लोग क्या बना सके, संतुलन। जैसे अभी 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, क्या रिपोर्ट आया बेटा, आपको हमने बताया है, क्या रिपोर्ट आया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें जानने वाली बात या लाभदायक बात क्या है बेटा, फॉरेस्ट रिपोर्ट में कि छत्तीसगढ़ में क्या बेटा, जो वृक्ष है, जैसे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, वैसे जंगल के नाम पर वो सबसे अग्रणी राज्य हो गया है। जैसे हम लोग अपने कोई मैदान है वहाँ वृक्षारोपण करते हैं ना, वैसे के लिए हमारा छत्तीसगढ़, वैसे जंगल के लिए हमारा छत्तीसगढ़ क्या फर्स्ट पोजीशन में आ गया है। कौन सा पोजीशन, और ये भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ जंगल में कौन सा स्थान है, तीसरा। वन्य कितना है छत्तीसगढ़ में, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा ही स्थान। सबसे बड़ा तीसरा भारत में जंगल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में भैया, तीसरा बोल रहे हैं ना, सबसे बड़ा तीसरा जंगल कहाँ है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जंगल कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन के ही बोलेंगे, ठीक है माय डियर, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे तराश इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।